के लिए, ठीक है, बड़ा इजी है। आप आइस सैंपल में आइस पुट कर दें और थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में कर दें, देन एंड देयर वो क्वेंच हो जाएगा, और क्वेंच होने का मतलब है रिएक्शन रेट स्टॉप हो गया। अब आप उसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का क्या पर्पज है? यूज यूजुअली किया जाता है एक ट्रीटमेंट के लिए, एक ऐसे स्टेप प्रोसेस, एक ऐसे स्टेप के लिए जिसमें हमें सैंपल के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन पता चल सकता हो। अब याद रखिएगा, हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पीछे दो बातें कर चुके हुए हैं कि हम मास चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, ऐसी चीजों को नोट कर रहे होते हैं, ठीक। तो वो हम कैसे कर लेते हैं, या कंसंट्रेशन चेंजेस को कैसे कर लेते हैं? उसके लिए हमारे पास बड़ा आसान सा तरीका है कि हम टाइट्रेशन करते हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट इसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। ये जो इसने टाइट्रेशन बताई हुई है, ये इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए, व्हिच इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, उसके लिए बताई हुई है। क्लियर? जी सर। जरूरी नहीं है बेटा हर मर्तबा टाइट्रेशन ही हो। आपके बहुत सारे तरीके होते हैं सैम्पलिंग को टेस्ट करने के लिए। इसमें काफी सारी सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, बहुत सिंपल टेक्निक्स सच एज एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, बहुत सारी टेक्निक्स डिपेंड करती हैं, ठीक है, जो सैम्पलिंग में इन्वॉल्व हो सकती हैं। टाइट्रेशन इज वन ऑफ देम, और इसके अलावा भी प्रोसेसेस हो सकते हैं। इट माइट बी अ वेरी सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड, it might be a more time consuming method, and it can be a more complicated process. तो it depends कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्कलाइन या पीएच चेंजिंग वाला सिस्टम था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोब्यूटेन की बात हो रही है बेटा, तो एक टाइट्रेशन हमारे लिए बेस्ट वे था कि हम पीएच के जरिए अपने सैंपल को चेक करते रहे रिएक्शन रेट कहाँ पर पहुंचा, ठीक है। इसके अलावा पीएच जरूरी नहीं है जी आप सिर्फ सर। पीएच से चेक कर रहे हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिस्टम की ऐसी होती हैं जिनकी बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पर है। And by that, you're simply trying to judge where is your reaction standing at in a specific moment of time. Whether it's the start of the reaction or that's the mid of the reaction and that's about to end, यही चीजें rate of reaction में आपने चेक करनी होती हैं। Understandable? जी सर। Any other questions, Peter, before I move ना forward with सर। the actual topic? नहीं सर। Okay. Before I move on with the actual topic, actually, I do have a question for you. Okay, how much do you understand the rate of reaction calculation graphically? मैंने ये वाला पोर्शन, ये टेबल, ये दो सिंपल ग्राफ्स, ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। ऑल्दो मैंने ये वाला ग्राफ या ये टेंजेंट को डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन जितना पोर्शन हमने यहाँ तक किया हुआ है, क्या ये क्लियर होता है? ये टेबल कैसे प्लॉट हुआ, उससे ये दोनों ग्राफ्स कैसे बने, ये चीज क्लियर है? जी सर। ओके, जी गुड। सर। अच्छा, अगर ये क्लियर है तो फिर हम अपने अगले ग्राफ पर आते हैं जिसमें हमारी स्लोप डिस्कशन हुई है। वो कि मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दोबारा कर लेते हैं जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, ताकि जब मैं अगला पोर्शन आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो वो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूजुअली इस टेबल से। ग्राफ में हमारे पास यूजुअली कर्व्स आते हैं। कर्व्स को जब हमने ग्राफ्स के अंदर फाइनलाइज करना होता है इनटू एक्चुअल न्यूमेरिकल आंसर्स, one of the good ways is to getting a slope, ठीक है। और उसके लिए स्लोप हम किसी भी टाइम ड्यूरेशन पर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर दिस स्पेसिफिक फिगर, figure 22.6 as at page number 328, they are actually taking a slope at 10 minutes, which gives the loss of cyclopropane 10 minutes after the start of the reaction. By loss of cyclopropane, actually what we are trying to do is that we are trying to measure the rate of reaction with the help of a loss in reactants. Okay. Remember, I told you there are two methods. Either we can discuss the reaction rate with the loss in reactants, or we can discuss it by the production of products. ठीक है, आप दोनों तरह से डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पर लॉस ऑफ साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं जिसने कन्वर्ट होने हैं प्रोपीन के अंदर, सही। ये रिएक्शंस वगैरह हमने पहले किए हैं। अब इस को देखें, स्लोप के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हुए, हम एक सिंपल टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट को हम एक्सटेंड कर देते हैं टुवर्ड्स y एक्सिस एज वेल एज टुवर्ड्स x एक्सिस। क्या समटाइम्स मैथ्स के स्टूडेंट्स इस बात से फेमिलियर होंगे कि हम उस सिंपल टेंजेंट के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ करते हैं। In fact, let me annotate that for you.
ओके ड्रॉ करते हैं हम इसे। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके सिंपली इस टेंजेंट से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यूं करके, और फिर उसके हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। व्हाटएवर डू यू डू, आप इसे पूरा एक्सट्रापोलेट कर दें ऑन द एक्स एक्सिस ऑल द वे टू हियर, ठीक है, इस तरह से कर दें इसे, सही, यहाँ पर कर दें और यहाँ पर नोट कर लें, और फिर ये पूरा y का डिफरेंस, सॉरी यहाँ तक y का डिफरेंस, ये 0 तक, और फिर x का डिफरेंस भी 0 तक, ये डिस्कशन कर लें। लास्ट टाइम मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी, हम इसे y2, ठीक है, जबकि इस वैल्यू को जो यहाँ पर आती है y1, इस वैल्यू को x2, और इसी तरह से जो यहाँ पर आती है इसे x1 के हिसाब से शो करते हैं। हम इस तरह बताते हैं y2 ओवर y1 न्यूमरेटर में, x2 ओवर x1 डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी उसने इस फॉर्मूला में भी ये चीज शो की हुई है। जितनी भी चेंजेस होंगी साइक्लोप्रोपेन के लॉस में या प्रोपीन के गेन में, वो हम मोल पर डेसिमीटर क्यूब या कॉन्सेंट्रेशन में न्यूमरेटर में पुट अप कर देंगे, और एज पर टाइम, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, तो एज पर टाइम चेंज हम चेंज इन टाइम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, सिंपली आंसर निकाल लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। सो ये सारा तरीका ग्राफ से एक टेंजेंट ड्रॉ करने से आना, ये इजी है मेरे हिसाब से, और हमने इसे अच्छी तरह से डिटेल में तब भी डिस्कस कर दिया था, मैंने अभी रिवाइज भी कर दिया। बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, गो अहेड एंड आस्क। No, sir. Okay, good. So continuing. So what happens is that simplifying the procedure, select a point on the graph corresponding to a particular time. इस केस में हम 10 मिनट्स हैं। स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, दो एंगल्स के ऊपर स्ट्रेट लाइन और कर्व से थोड़ा सा फेमिलियर या सिमिलर लगता हो। टेंजेंट को एक्सटेंड करना, एक्सेस ऑफ ग्राफ पे मीट करने के लिए एक्सट्रापोलेट करना, ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हो जाएंगे। फिर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम स्लोप या ग्रेडियंट पे आएंगे। स्लोप इस तरह से होता है कि y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 होता है हमारे पास। लेकिन जो चीज यहाँ पर की हुई है, ये मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन की थी। अगर आप बेटा लॉस इन रिएक्टेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप y2 माइनस y1 का ही फॉर्मूला करें। एक्चुअली इससे ऑपोजिट भी हो जाता है, समटाइम्स y1 माइनस y2 भी हो सकता है, ठीक। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कि प्रोडक्ट चूंकि प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हम अपना सारा कुछ पॉजिटिव टर्म्स में करते हैं, और जब रिएक्टेंट जो हो रहा होता है वो लूज हो रहा होता है, तो हम उसकी सारी कैलकुलेशन नेगेटिव टर्म्स में करते हैं। नेगेटिव टर्म्स ऑफ कोर्स हमारे फॉर्मूले को जो है ना चेंज कर देती हैं, y2 माइनस y1 से y1 माइनस y2 पर लग जाती है। नीचे आपके पास देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कोई मसला नहीं है। आप जानते हैं कि इस ग्राफ में हमने टाइम मिनट्स में कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड स्लोप या रिएक्शन रेट पर आएंगे, तो हम इसे स्टैंडर्ड यूनिट्स सेकंड्स में कैलकुलेट करेंगे। हेंस द मल्टीप्लाइंग बाय 60 फैक्टर। ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव में है, और ये रेफर करता है चेंज इन साइक्लोप्रोपेन कंसंट्रेशन, which exactly means the loss of reactant over here, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जब साइक्लोप्रोपेन कंसंट्रेशन 1 होगी, तो उस पर फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। वो हमारे लिए इजी है, ये 10 मिनट्स के लिए 1 और 10 की तो हमें वैसे भी पता चल जाता है, ठीक है, सिंपल एक्सट्रापोलेशन से। आगे आते हैं चेंजेस इन रेट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। ये टॉपिक चूंकि थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल टेंजेंट से मिलता जुलता है। अगर आपको सही टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करने आए हैं और सही स्लोप या रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना आया है, तो ही ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। इसलिए मैंने उस पोर्शन को रिवाइज किया, वो सारा मैं कर चुका हुआ था पहले, वो सिर्फ रिविजन थी। यहाँ से हमारा नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब देखें गौर से, as the time passes the concentration of cyclopropane falls. As being a reactant, it's bound to happen. We can find the rate at different concentrations of cyclopropane by drawing different tangents at several points on the graph. ठीक है, he has done that for many different points over here. ठीक है, आपको एक टेंजेंट मिलेगा फर्स्ट क्रॉस के हिसाब से, एक और टेंजेंट मिलेगा सेकंड के हिसाब से, इसी तरह से थर्ड के हिसाब से। उन्होंने काफी सारे टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं डिफरेंट concentration points पर, सही। So figure 22.7 shows how this is done for cyclopropane concentrations of 1.5 mole per decimeter cube, जो कि इनिशियल रेट है जहां से ये शुरू हो रहा है। The very first cross is at 1.5, ठीक है, और फिर ये 1 और 0.05 के लिए उन्होंने टेंजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। So
टॉकिंग अबाउट दैट 0.05 का चेंज हमारे पास 0.5 का चेंज एक्चुअली हमारे पास आ रहा है 0.05 है मोल आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक इन द बुक मेरा ख्याल है ये 1.5 1 और 0.5 है 0.05 नहीं है हाँ 0.5 है बेटा ये जो लिखा हुआ है बुक में मैं इसे स्पॉटलाइट में कर लेता हूँ ये यहाँ पर ये 0.50 है 0.05 नहीं है ये मिस्टेक है बुक में ये नीचे डायग्राम में आप देखेंगे कि उसने 0.5 ही लिखा हुआ है वेल टेक्स्ट में गलती हो गई है क्लियर हो गया करेक्ट कर लें प्लीज आर यू डन विद द करेक्शन क्लास कैन यू हियर मी जी सर कर लिया okay good I think I'm having some internet issues बहुत डिले बात आपको मेरी आवाज सुनती है या पता चलता है या मुझे आपकी सुनती है well let's continue so let's go with these rate of reactions सबसे पहला rate of reaction find out हुआ है 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर्व के हिसाब से और ये सबसे पहला टेंजेंट आप उसका देखेंगे यहाँ पर फिर उस टेंजेंट को एक्सटेंड किया गया है इसके हिसाब से भी और इसके हिसाब से भी ऑफ कोर्स y एक्सिस इतने का उतना ही बन जाता है x एक्सिस को हम उसी हिसाब से ले लेते हैं x एक्सिस हमारे पास आता है 25 y एक्सिस 1.5 x एक्सिस 0 से 25 तक 25 भी बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 16 in order to get proper seconds और हमारे पास उसका रेट ऑफ रिएक्शन आता है 1 into 10 raised to the power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड सेकेंडली रेट हम निकाला हुआ है 1 पर एग्जैक्टली बनता है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है जो एक्सट्रापोलेट होकर पर अप्रोक्सीमेटली 35 पर आता है और इसी तरह से ये जाता है एक्सट्रापोलेट होकर 1.4 तक ये यहाँ तक जा रहा है बेटा तो 1.4 हमारे पास इसी तरह टॉप पे आ गया एक्सट्रापोलेशन पे यहाँ पे 35 आया था 35 minus 0 is equal to 35 that is multiplied by 60 in order to get seconds and here we get the rate 6.67 multiplied by 10 raised to the power -4 mole per decimeter cube per second ठीक थर्ड और लास्ट रेट जिसके लिए हमने करेक्शन भी की थी ये 0.5 पर है जो 0.5 बनता है हमारा ये वाला पॉइंट ठीक है इस पॉइंट पे जब हमने इतना सा टेंजेंट ड्रॉ किया इसे एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये यहाँ पर जाता है तकरीबन 1.1 तो नहीं है 1.04 हमारे पास बुक में कोट हुआ है एग्जैक्ट इतना बनता है और ये y एक्सिस पर जब एक्सट्रापोलेट होता है तो अप्रोक्सीमेटली 52.5 तक आता है क्योंकि 52.5 minus 0 is equal to 52.5 है simply multiplying it by 60 that gets us in standard unit seconds and the rate of reaction at that specific point comes out to be 3.30 into 10 raised to the power -4 mole per decimeter cube per second. So हमने इस तरह से तीन रेट्स कैलकुलेट कर लिए सारी वैल्यूज साइक्लोप्रोपेन के लिए रेट के लिए और फिर एवरेज के लिए उस तरह से कोट कर दें ठीक जी सर इनफैक्ट उसी की रेट को उसी कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड किया हुआ है सबके लिए हमारे पास वैल्यूज आती हैं 6.67 10 raised to the power -4 approximately अगला भी उतना ही अगला 6.60 है graph of rate of reaction shows concentration of cyclopropane it shows us that the rate is directly proportional to the concentration of cyclopropane important point over here concentration cyclopropane की डबल होती है rate of reaction भी डबल हो जाता है concentration cyclopropane की fall करती है by 1/3 rate of reaction भी by 1/3 fall कर जाता है ठीक ये चीज समझ में आती है जी सर ओके मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि अगर किसी को नहीं भी क्लियर हुआ तो क्लियर हो जाए देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन उसने डबल होने की बात बताई है वो सिंपल कंपैरिजन ऑफ 0.5 और 1 से पता चल जाएगा देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी ये रेट ऑफ रिएक्शन था आपने इसे डबल किया 1 पे तो ये भी डबल हो गया ठीक सो ये वाला फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस पूरा हो जाता है अगला सेंटेंस है कि 1/3 पे फॉल करवाना इसका तो हमें पता चलेगा बाय कंपैरिजन ऑफ 1.5 एंड 0.5
1.5 से जब आप 0.5 पे आते हैं तो आप 1/3 इसे फॉल करवा रहे हैं। जब 1/3 फॉल कराते हैं तो 1 की वैल्यू जो होती है वो 0.33, यानी कि ये -4 और ये -3 है, तो 0.33 पे आती है, यानी ये वैल्यू भी अपनी वैल्यू का 1/3 हो जाती है। तो ये सिंपल 3 पॉइंट्स पे हम डबलिंग इन एडिशन और 1/3 इन फॉलिंग चेक कर सकते हैं इन सिंपल 3 वैल्यू से। And the point that he tried to make, he successfully made that by a simple experiment of 3 different observations. ठीक, इसी तरह से जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल एक ग्राफ बना के साइक्लोप्रोपेन पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हम 0.5, 1, 1.5 रखेंगे। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है और तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने कैलकुलेट किया है वो एक बड़े अच्छे टाइम इंटरवल से एक्यूरेसी से प्रिसिजन के साथ कैलकुलेट किया है। अगर वैल्यूज आपने ठीक कैलकुलेट न की होती या रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता तो ये स्ट्रेट लाइन तो ऐसे होती, लेकिन प्रोसेस से बाहर जा रहे होते, प्रोसेस के ऊपर से ना पास हो रही होती। इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस पर जी सर। साइक्लोप्रोपेन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन में है, y एक्सिस में हमारे पास रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ऑफ कोर्स लॉस ऑफ रिएक्टेंट है, which is 10 raised to power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। हमने कैलकुलेशन भी इन्हीं यूनिट्स में की है सबके लिए। ठीक, तो वो 0.5 वाला 0.33 पे आता है, 1 वाला उससे डबल होके 6.6 0.667 पे आता है, और इसी तरह 1.5 वाला फिर उससे एक स्टेप आगे जाकर फिर 1 पर आ जाता है। राइट, ये तो वो रिएक्शंस हैं जो कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं या जिनको हम बीच में स्टॉप करके उन्हें चेक कर सकते हैं। बट इन द वर्ल्ड, इन एक्चुअल वर्ल्ड, every kind of reaction exists. The reactions that are very slow, the reactions which are comparatively slow, fast, and comparatively very fast. So the point comes where we need to decide how are we going to monitor the very fast reactions. Hence this paragraph. All right. The complete course of some very fast reactions can be monitored by using stopped flow spectrophotometry. What is this? In this technique, very small volumes of reactants are driven at high speed into a mixing chamber. From here, they go to an observation cell where the progress of reaction is monitored, usually by measuring the transmission of ultraviolet radiations through the sample. ठीक है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सैंपल से गुजारने से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पहले हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, हम जानते हैं कि डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट आता है, जिसमें इंफ्रारेड आता है। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब करते हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो उसे कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करवाना या एब्जॉर्ब करवाना बड़ी आसानी से हमें रिएक्शन मॉनिटर करने में हेल्प कर देता है। ठीक है, ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का केस टाइम जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, और हम इन वेरी फास्ट रिएक्शंस को इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये चीज सबको क्लियर होती है? जी सर। ऑलराइट, गुड। कंटिन्यूइंग रेट इक्वेशंस, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, मैथमेटिकली क्वांटिटेटिवली इसकी डिस्कशन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर इसका मतलब है कि हम रेट के लिए इक्वेशंस भी बना सकते हैं और उन इक्वेशंस को फिर कोट भी कर सकते हैं। हम वो इक्वेशन कैसे बना रहे होंगे ये देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड।
बेटा आवाज आ रही है? अली, जी सर। sorry, my computer got stuck. ठीक है? So continuing with the rate equations, the rate constant and rate equations, they are connected to one another, and we're going to see how. So the third column in the table 22.2 shows the rate of the reaction that was actually proportional to the loss in concentration of reactants. हमने इसे measure किया with the limits of experimental error, यानी experimental error के जो chances हैं हमने उसके अंदर रहते हुए उसे measure किया है। उसी के अंदर रहते हुए हम एक्सप्रेस करेंगे इसे मैथमेटिकली। वो कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन और साइक्लोप्रोपेन की जो आपस कॉन्सेंट्रेशन थी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि बीच में एक कांस्टेंट के ऐड कर देते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसे के कहते हैं या रिएक्शन कांस्टेंट कहते हैं सिंपली। ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू the concentration of reactant, इसे हम रेट इक्वेशन कहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। इसे किसी भी रिएक्शन के लिए लिखेंगे, क्योंकि हम साइक्लोप्रोपेन का रिएक्शन कर रहे थे साइक्लोप्रोपेन के लिए लिख दिया, जैसा रिएक्शन कर रहे होंगे उसका रिएक्टेंट लिख देने को फिर हम इसे रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाता है, जैसे हम पिछले वाले में ये कर रहे थे, हाँ, डिक्रीज इंक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज दोनों रिएक्शन। चीजें हो सकती हैं। सही सर, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है या फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्शन है, इस तरह से? दोबारा मतलब पूछें, कैसे? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, क्वेश्चन दोबारा करें। सर, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना कि ये चेंज हो रहा है, किस तरह चल रहा है, हाँ ओवरऑल हाँ कंसंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है, और एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट किस तरह चेंज हो रहा है, कि हाँ, डिक्रीज हो उसे रहा है ओवरऑल रेट। चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन ही कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन सही। का फिर रेट नहीं निकालते हम, दैट विल कंफ्यूज यू अ सही। लॉट, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। वैसे भी रेट का रेट फाइंड आउट नहीं किया जाता यूजुअली। रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी फिजिक्स की चीजें हैं जिसमें रेट का रेट भी फाइंड आउट किया जाता है। मतलब हमने स्पीड को रेट में किया, हम वेलोसिटी पे आए, वेलोसिटी को रेट में किया, एक्सेलरेशन पे आए, वहां स्टेप वाइज इस तरह का काम है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के हिसाब से बात करूं तो रिएक्शन की जो स्पीड है उसे सिंपली हम रेट ऑफ रिएक्शन में कर देते हैं, और उसके अंदर कोई भी चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसे चेंज से ही सिंपली बता देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है ना? याद रखिए, जी रेट सर। ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन को टाइम पे डिवाइड किया है। अगर आप जिस तरह से आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन करना होता, तो जो कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से एक दफा डिवाइड किया था और रेट निकला था, उस रेट को दोबारा टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। टर्म एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ए लेवल पर या इस लेवल पर हम ये काम नहीं कर रहे होते। हम सिंपली रेट निकालते हैं और उसी रेट के हिसाब से बात करते हैं। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, और नहीं हुआ तो दोबारा पूछ लें ताकि मुझे जी समझ आए, सर। क्योंकि मेरे लिए भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। जी सर, बस मैं यही पूछ रहा था कि ये आएगा कि नहीं, हाँ, मतलब किस तरह के हो क्वेश्चन। हो तो हो तो सकता है, लेकिन 2 मरतबा रेट निकालना आपके कोर्स का पोर्शन नहीं है, यानी 2 मरतबा टाइम से डिवाइड करना आपके लिए नहीं आएगा, ना ही वो चीज आपने करनी है। ठीक, आप सिर्फ सिंपली जी सर। जैसा कि यहाँ पर हमने रेट इक्वेशन में भी अभी करना है, रेट कांस्टेंट के लिए, रेट इक्वेशन के लिए, तो उसमें भी ये होगा कि आपके पास जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है आप उसे सिर्फ एक दफा टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट आ जाएगा। ठीक है? अब रेट ऑफ रिएक्शन को एक प्रॉपर तरीके से यूं लिखना, इस तरह के कांस्टेंट पे लिखे और मल्टीप्लाई कर रहे हो उस कॉन्सेंट्रेशन चेंज से जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे रेट इक्वेशन, और इस रेट इक्वेशन में जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा होगा उसे कहेंगे रेट कांस्टेंट। ठीक है? अब इस तरह से हम 3 चीजें पढ़ते हैं, आपको तीनों नहीं कंफ्यूज करनी। एक रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा कांस्टेंट, तीसरी इक्वेशन। रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली ये है कि हमने कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड किया था रिएक्टेंट की, ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया था, और उससे हमें अंदाजा हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली उसी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, वो कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। ठीक, तो उसे इस फॉर्म में लिखना रेट इक्वेशन कहलाएगा, और इसके अंदर इस कांस्टेंट का इस्तेमाल करना के का, ये रेट कांस्टेंट कहलाएगा। सो दैट्स हाउ वी हैव 3 different measures, rate of reaction, rate constant and rate equation.
आपको तीनों का फर्क समझ आना चाहिए. But sometimes I tend to give an easier student-based example for that purpose. मैं कहता हूँ rate of reaction amount of homework है, ठीक है, कि कांस्टेंट है, और ये जिसे हम इस वक्त जो है ना कंसंट्रेशन कह रहे हैं, ये आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग है. समटाइम्स स्पीड ऑफ राइटिंग और अमाउंट ऑफ होमवर्क लॉजिकली स्पीकिंग तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए. ज्यादा होमवर्क होता है बंदा स्पीड से करता है क्योंकि उसने उसे कवर अप करना होता है, कम होमवर्क होता है कम स्पीड से करता है. अगर हम उसे एक बाकायदा इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो रेट इक्वेशन बन जाएगी. उसके अंदर कोई कांस्टेंट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो वो रेट कांस्टेंट बन जाएगा. इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट या रेट इक्वेशन, तीनों वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं. ठीक है. However, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स कुछ समटाइम्स उल्टा बिहेव करते हैं. होमवर्क ज्यादा होता है तो बिल्कुल ही हम डिसअपॉइंट होकर दिल छोड़ के हमारी स्पीड बढ़ने की बजाय बिल्कुल ही कम हो जाती है कि जना कि क्या चीज गले पड़ गई है. ठीक है ना. So I was giving a logical example, not the illogical behavior, which is quite shown by a number of students. सर वैसे साइंस में भी तो इसी तरह ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं रहता इसके हाँ. कंसंट्रेशन के. हाँ, तो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कभी डिपेंडेंट नहीं होता. नहीं, डिपेंडेंट तो होता है, लेकिन डिपेंडेंट एक ही बिहेवियर से यानी स्ट्रेट इंक्रीज के हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है. हाँ, कि कभी कभार जो डिपेंडेंट नहीं होता उसकी एग्जांपल हमने आईजीसीएसई में क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल रिएक्शन. सो हाँ, पूरी साइंस के लिए हर रिएक्शन के लिए हम इसी तरह से इक्वेट कर सकते हो ये जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे जीरो डिपेंडेंसी आ जाती थी जब फोटोकेमिकल रिएक्शन आता था. वो कंप्लीटली लाइट और उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. आप देखें प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल सारा टाइम होते हैं. प्लांट्स के पास ग्रीन क्लोरोफिल भी होता है, प्लांट्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर भी होती है, और प्लांट्स के पास वाटर फ्रॉम सॉइल भी होता है. लेकिन जब सनलाइट आती है फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट चली जाती है फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है. रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करती. तो एज अ होल साइंस में हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड इंक्रीजिंग मैनर में करता है, डिक्रीजिंग मैनर में करता है, या करता ही नहीं है. ये तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. बहरहाल हम यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म लेके कंसिडर करेंगे ना. डिपेंड करने वाली सिचुएशन अभी आप नहीं देख रहे, अभी आप एक इंक्रीजिंग मेथड से देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, व्हिच मींस आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिस्टम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं. तो अभी इस वक्त के लिए आप सिर्फ यही जहन में रखेंगे, ठीक, ताकि आपको रेट इक्वेशन और एक कांस्टेंट सही समझ आए. दो के बाकी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, मैं उनकी एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं करा, लेकिन हम इस वक्त ये कंसीडर कर रहे हैं. ठीक हो गया. सो मूविंग ऑन, rate equations are generally written with the without the cross sign, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने पुट किया था. रेट इक्वेशंस का कॉमन कन्वेंशन ये है कि हम इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइंस नहीं पुट करते. रेट डायरेक्टली इक्वल कर देते हैं द कांस्टेंट k एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रेट इक्वेशंस डिटरमिन की जा सकती हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से. इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते. एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है. स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं वो हमें गलत बता देती हैं. और वंस अगेन स्टाइकोमेट्रिक से क्यों नहीं निकाल सकते? Because psychometric can become misleading. Why psychometric can become misleading? I've just explained it by the answer to your question. Why? Because ये increasing भी हो सकता है, ये decreasing भी हो सकता है, और photochemical की वजह से completely non-dependent भी हो सकता है. तो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन के हिसाब से चले तो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे कंप्लीटली डिपेंड करे, और वो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए होते हैं, तो वो 12 के हिसाब से डिस्कशन हो जाए. लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, उस पर तो कंप्लीटली नॉन डिपेंडेंट हो जाता है. लिहाजा एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम वाहिद सोर्स कहते हैं रेट इक्वेशंस को डिटरमिन करने के लिए. सिर्फ रिटन डाटा या स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन इसके लिए काफी नहीं है. ये बात क्लियर होती है? एग्जांपल 2 भी ऐसे है जी सर. हाँ बिल्कुल, एग्जांपल 2 भी ऐसे है ना. बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, एग्जांपल 2 भी ऐसे ही है. सो
कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशंस आपके पास टेबल 22.3 में दी हुई है इसी पेज पर। देखिए, you can see from equation 1 के rate of reaction directly proportional है concentration of H2 in I2 के। however equation number 2 में देखें हमारे पास CO और O2 appear नहीं करते rate equation में, even though वो stoichiometric equation में है। Similarly 3 और 4 में आपको कोई equation relationship between rate equation और stoichiometry नहीं मिलेगा। लिहाजा रेट इक्वेशंस जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं। ये टेबल बहुत अच्छी तरह से इस बात को क्लैरिफाई करता है और उसने एक्सप्लेन भी कर दिया। देखिए, इस इक्वेशन में H2I2 दोनों है, रेट इक्वेशन में भी H2I2 दोनों आ गए। इस इक्वेशन में NO, CO और O2 तीनों हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ NO है। ठीक है, उसके अलावा इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में हमारे पास H2O और NO दोनों हैं, रेट इक्वेशन में भी H2 और NO है। अब गौर से देखिए इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। H2 का मोलर नंबर भी 2 है, NO का भी 2 है, लेकिन स्क्वायर सिर्फ NO का किया हुआ है, H2 का स्क्वायर नहीं किया हुआ। लिहाजा हम स्टैकोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से तो बिल्कुल भी ना चल पाए। एक चीज, सेकंड में देखिए NO का सिर्फ 1 मोल हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो बहुत डिफरेंट है इससे। ठीक है, और नंबर 4 पर आते हैं। BO3 नेगेटिव, BO3 नेगेटिव, Br नेगेटिव और H पॉजिटिव है। ठीक है, जिसमें से Br नेगेटिव 5 मोल्स है और बाकी 2 सिंगल मोलर है। जबकि अगर आप रेट देखेंगे तो सिंगल मोल BrO3 नेगेटिव तो समझ में आता है, लेकिन Br नेगेटिव सिंगल है, 5 की पावर पे रेज नहीं किया हुआ, और H पॉजिटिव जिसे 1 होना था उसे 2 की पावर पे रेज किया हुआ, जबकि वो भी बैलेंस इक्वेशन में ऐसा नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन से या स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन से इन नंबर्स को कैलकुलेट करना ये पॉसिबल नहीं है, या रेट इक्वेशंस लिखना पॉसिबल नहीं है। रेट इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट की जाती है एक्सपेरिमेंटल मेथड से, जिन्हें हमें क्लियर होता है कि ये क्यों हुआ। अच्छा, अब स्टूडेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग A2 के लेवल पे, बेशक अभी यहाँ पर हमारे सामने नहीं कोट हुई, बताना जरूरी है। वो क्या, ये जो रिएक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं ये यूजुअली सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होते, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं। इन मल्टी स्टेप रिएक्शंस में से इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिएक्शन का कौन सा ऐसा स्टेप है जिसपे मेन पूरा रिएक्शन डिपेंड करता हो, या जिससे रेट इक्वेशन निकालनी। बताता चलूं, रेट इक्वेशन किसी ऐसे प्रोसेस या स्टेप से की जाती है जो हमारे पास स्लोएस्ट होता है उन तमाम मल्टी स्टेप रिएक्शंस में, उसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं, और वो स्लोएस्ट स्टेप से की जाती है, फास्टेस्ट स्टेप से नहीं की जाती। और उसी स्लो स्टेप से नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 की रेट इक्वेशंस बनी हुई हैं, और जो देखने में अपेरेंटली इस इक्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि जो नंबर्स यहाँ पे हैं वो आपको रेट इक्वेशंस में नहीं मिलेंगे। Hence experimental data. I hope that explains it. ठीक है, वेल आगे सर चल के तो हमने इससे भी ज्यादा डिटेल इसकी करनी है। जी सही सर, तो रेट इक्वेशन निकालने के लिए हमें नहीं आएंगे ना, सिर्फ कैलकुलेट, सिर्फ थियोरेटिकल है। जी, अमूमन रेट इक्वेशन देखिए बेटा, रेट इक्वेशन जो होती है वो एक बाकायदा एक्सपेरिमेंट से, एक साइंटिफिक जजमेंट से आती है। ये इवन हमें भी निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, इससे हायर लेवल पे भी। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता चल सकता कि ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुआ है, या वो स्टेप्स क्या क्या थे, या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको स्टेप्स पता भी हो तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक ये नहीं पता चलता वो स्लोएस्ट स्टेप है। और स्लोएस्ट स्टेप कैसे पता चलता है? जब तक आप उस स्टेप का एक इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल देते बाकी स्टेप्स के साथ इन कंपैरिजन, which it takes quite a lot of experiments and is not considered to be easy. Being complicated, it is usually not a part of A-level course. It's not even a part of bachelor's course. उसमें भी हमें ये डायरेक्ट नहीं बताया जाता, because every reaction in the world behaves differently. सही जी सर। Okay, so moving on. In order to find the rate equation, we have to conduct a series of experiments using reaction 3 as an example. वो reaction 3 को लेकर इसे बता रहा है। हमें first find out करना पड़ेगा concentration of H2 rate of reaction को कैसे affect करती है। ये हम किस तरह से करते हैं कि NO को
कांस्टेंट रख देते हैं कंसंट्रेशन को, और H2 की कंसंट्रेशन वेरी करते हैं। ठीक, इसी तरह से हम इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं। H2 को कांस्टेंट रखते हैं, NO की कंसंट्रेशन को वेरी करें और फिर उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करें। ठीक, जो पहले वाला स्टेप हमने किया है उससे हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है। इस रिजल्ट से पता चलता है कि रेट प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के in just its one form, not according to the psychometric number we have in the balanced chemical equation. ठीक, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO के लिए हम क्या करते हैं कि NO को वेरी करते हैं और H को कांस्टेंट रख देते हैं। H2 को कांस्टेंट और NO को वेरी करने के बाद हमें इस स्टेप से ये पता चलता है कि NO की जो रेट होगा वो हमारे पास स्क्वायर के हिसाब से आता है। लिहाजा फिर हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं और एक पूरी कंबाइंड रेट इक्वेशन बनाते हैं जिसमें KH2 रेज़ टू पावर 1 है और NO रेज़ टू पावर 2 है। यानी हमें इन दोनों का तब पता चलता है जब हमने एक को वेरी करना होता है, दूसरे को कांस्टेंट रखना है। H2 का तब पता चलेगा जब H2 को वेरी करेंगे, NO को कांस्टेंट रखेंगे। NO का तब पता चलेगा जब NO को वेरी करेंगे और H2 को कांस्टेंट रखेंगे। याद रखिए, जिसकी अमाउंट वेरी हो रही होती है उसी